सो गाइस चलिए अपने टीडीएस के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स का एक पार्ट होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसको समझते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से कि भाई ये टीडीएस है क्या, क्यों गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ये कंसेप्ट ऑफ टीडीएस और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का। चलिए ऑफिशियल इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही हैं हम और यहाँ पे देखिए व्हाट इज टीडीएस। यहाँ पर इन्होंने वैसे अपने तरीके से समझाया है, मैं आपको बताऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव है क्या और एक्चुअली टीडीएस गवर्नमेंट लेकर के क्यों आई। देखिए द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड विद एन एम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ द इनकम। कहने का मतलब मैंने किसी से माल खरीदा, मैंने गुड्स परचेज किया या मैंने किसी से कोई काम करवाया, मैंने आपसे कुछ काम करवाया, उस काम के बदले में मुझे आपको क्या देनी है, पेमेंट देनी है। आपके लिए वो क्या है, मेरे लिए वो एक खर्चा है, मेरे लिए वो एक पेमेंट है। आपके लिए वो क्या है, आपके लिए वो एक इनकम है। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई रुको, आप जो पेमेंट दे रहे हो ना, आप इनकम के सोर्स हो। उस पर्सन के लिए वो इनकम है और उस इनकम का सोर्स कौन है, विवेक अवस्थी, यानी मैं उस इनकम का सोर्स हूं। सो गवर्नमेंट मेरे पास आई, गवर्नमेंट ने कहा विवेक एक काम करो, आप इस पेमेंट को देने से पहले एक टीडीएस काट लो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक टैक्स काट लो जिसको हम अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिख देते हैं, आपकी ऑब्लिगेशन बना देते हैं। आप पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटोगे और हमको जमा कराओगे, गवर्नमेंट को जमा कराओगे एक पोर्शन। अब वो रेट क्या है, रेट अभी डिस्कस करेंगे। डिफरेंट सेक्शंस के अंदर अलग अलग रेट दिए हुए हैं कि भाई सैलरी में स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा, 194C में 1% या 2%, 194J में 2%, 10%, डिफरेंट रेट्स गवर्नमेंट ने बता दिए कि अगर आप इस चीज की पेमेंट कर रहे हो तो इतना परसेंट टीडीएस काट लो, इस चीज की पेमेंट कर रहे हो तो इतना परसेंट टीडीएस काट लो। ठीक है, गवर्नमेंट ने मेरे पे कहा जो इनकम का सोर्स है, सोर्स से ही आप टैक्स डिडक्ट करके जो बैलेंस पेमेंट बच रही है वो आगे जाकर के दे दो। वही यहां पर उन्होंने समझाया हुआ है कि द concept of TDS was introduced with an aim to collect tax from the very source of income। जहां से वो इनकम जनरेट हुई वहीं से उसको क्या कर लो, डिडक्ट कर लो। as per this concept a person यानी डिडक्टर कौन है केस में, मैंने आपसे सर्विस ली है, पेमेंट किसको करनी है, मुझे करनी है, तो डिडक्टर कौन, मैं डिडक्टर हूं ना, मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करूंगा तो मैं डिडक्टर। हु इज लायबल टू मेक पेमेंट, नाउ पेमेंट कौन देगा, मैं पेमेंट दूंगा, मिस्टर विवेक पेमेंट देंगे। सो मिस्टर विवेक इज डिडक्टर। पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड नेचर टू एनी अदर पर्सन, और अदर पर्सन को क्या बोला जाएगा, डिडक्टी, यानी आप वो अदर पर्सन हो। मान लीजिए मैंने आपसे सर्विस ली, सो आप कौन हो, आप हमारे केस में डिडक्टी हो, आप डिडक्टी हो और मैं डिडक्टर हूं। ठीक है जी, ये बात हमको समझ में आई। सेल डिडक्ट एट सोर्स एंड रेमिट द सेम इनटू द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा चलो एक रेट ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए टीडीएस जो है, मैंने आपसे एक प्रोफेशनल सर्विस ली, मैंने अपनी वेबसाइट डेवलप करवाई, कुछ प्रोफेशनल असिस्टेंस मैंने आपसे ली और आपने जो मेरे से चार्ज किया 10, उसका गवर्नमेंट ने बोला कि पेमेंट करने से पहले 10% आप हमको दे दो एज अ टीडीएस। इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन डाल देते हैं 194J अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। 194J क्या है, 194C क्या है, 195 कौन सा होता है, 192 क्या हो, ये सारे टीडीएस के सेक्शंस होते हैं। सो 194J गवर्नमेंट ने बोला कि भाई विवेक आप एक काम करो, आपने प्रोफेशनल सर्विस ली है, 10% टीडीएस काट के हमको दे दो, 90% जो बैलेंस बच रहा है वो आपने जिससे सर्विस ली है उसको पे कर दो, यानी डिडक्टी को पे कर दो। ठीक है, और बैलेंस जो 10% है वो सरकार को पे कर दो। पेमेंट की ड्यू डेट क्या होती है टीडीएस की ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ के 7 तक। आपको जो है अपना जीएसटी याद आ रहा है मेरे को, बताओ, टीडीएस पे करना होता है नेक्स्ट मंथ की 7 जो होती है वो ड्यू डेट होती है। यानी जो आपका जनवरी मंथ का है वो 7 फेब तक करना है, जो मई मंथ का है वो 7 जून तक करना है। और गवर्नमेंट के पास राइट होता है, पावर होती है इसको एक्सटेंड करने की भी, वो तो खैर डिफरेंट मैटर हो जाता है, बट लॉ में जो डेट डिफाइन है नेक्स्ट मंथ की 7 तक आपको उसकी पेमेंट करनी होती है गवर्नमेंट को। ओके सही है, हमको समझ में आ गया। द डिडक्टी फ्रॉम whom इनकम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्टी कौन है हमारे केस में, आप डिडक्टी हो ना, आपने मुझे सर्विस दी है, आप डिडक्टी हो। डिडक्टर कौन है, मैं डिडक्टर हूं, मैंने आपका टैक्स डिडक्ट किया है। वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट ऑफ द अमाउंट सो डिडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म नंबर 26 AS और टीडीएस सर्टिफिकेट इशू बाय द डिडक्टर। आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट क्यों मिल जाएगा भाई, आपका टैक्स आज की डेट में काट दिया गया, ज़रूरी थोड़ी है आपकी इनकम बन रही हो। आप जब अपनी इनकम टैक्स की स्लैब्स पता है ना क्या होती हैं, हमने डिस्कस की थी अपनी आईटीआर के अर्लियर सेशंस में कि भाई 2.5 लाख तक आपकी कोई इनकम नहीं होगी, उसके बाद भी स्लैब्स रेट्स होती हैं और स्लैब रेट में भी अलग अलग उससे रेट टैक्स लगता है।
ना हो सकता है आपका तो टैक्स ही नहीं बन रहा हो या फिर टैक्स कम बन रहा हो और मैंने आपका टैक्स जो है 10% की रेट से काट दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, टेंशन मत लो, आपका जितना टीडीएस कट रहा है उतना आपको जब आप फॉर्म 26A में शो हो जाएगा। फॉर्म 26A ध्यान करो, हमने डिस्कस किया हुआ अपने आईटीआर वाले सेक्शन में। फॉर्म 26A एनुअल स्टेटमेंट जो आपकी होती है उसमें आपको वो टीडीएस आ जाएगा एंड वहां से जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे, आजकल तो ऑटोमेटिकली आता है, तो वहां से आप जो है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। सो रेट ऑफ टीडीएस क्या होता है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा, ये तो इन्होंने गवर्नमेंट ने बताया अपना ऑब्जेक्टिव। नाउ मैं बताता हूं कि टीडीएस का गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है टीडीएस काटने का। क्या गवर्नमेंट को दो मेन इंटेंशन होते हैं यहां पर। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंशन है, ये तो छोड़ो, इसके पीछे इन्होंने इंटेंशन नहीं बताया, इन्होंने ये बताया कि व्हाट इज टीडीएस, बट व्हाई टीडीएस हैज बीन इंट्रोड्यूस हुआ क्यों टीडीएस, वो आपको मैं समझाता हूं दो रीजन से। पहला रीजन है कि भैया गवर्नमेंट को टैक्स तो नहीं बोलूंगा मैं, गवर्नमेंट को एडवांस में, एडवांस टैक्स तो नहीं है ये, देखो एडवांस टैक्स इज अ डिफरेंट थिंग, एडवांस में मनी मिल जाती है और वो भी विदाउट इंटरेस्ट। विदाउट इंटरेस्ट मतलब मान लीजिए अप्रैल मंथ में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी और अप्रैल टीडीएस काटना पड़ेगा, वो तो एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है कि भाई उसको टीडीएस काटना है। अप्रैल मंथ में एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय का टीडीएस काट के सरकार को जमा करा दिया। अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अप्रैल 2021 की बात टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट कह रही है भाई टीडीएस काट के दे दिया तो क्या हो गया, उसका तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट कब मिलेगा, मुझे आंसर दो। क्रेडिट मिलेगा जब आप इस फाइनेंशियल ईयर की 21-22 की, अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूं, सो फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर होता है बेसिकली हमारे इस लॉ के अंदर। सो प्रीवियस ईयर 21-22 की रिटर्न आप कब फाइल करोगे, 22 एंड 23 में। सो 22 एंड 23 में आपको इसका क्या मिलेगा, जब आप आईटीआर फाइल करोगे तब आपको इसका रिफंड मिलेगा। और आईटीआर के फॉर्म से इतनी लेट इशू करते हैं, उसके बाद आप आईटीआर फाइल करोगे, 2 से 4 महीने प्रोसेसिंग में लगेंगे, उसके बाद आपका रिफंड आएगा। यानी अप्रैल 2021 को जो आपका टैक्स कटा है, अगर वो रिफंड आता भी है तो कब आएगा, पहली बात तो अगर टैक्स बना है तो रिफंड नहीं आएगा, और टैक्स नहीं बना, रिफंड आपने क्लेम किया डिडक्शन वगैरह दिखा करके, जो कि सब करते ही हैं, तो अगले साल के नवंबर, दिसंबर, जनवरी तब आपका जो पैसा रिफंड आएगा। यानी गवर्नमेंट को तो वो पैसा मिल गया ना भाई, गवर्नमेंट के पास तो अगले महीने की 7 तारीख को चला गया। गवर्नमेंट के पास अप्रैल मंथ का टीडीएस कब जाएगा, 7 मई तक गवर्नमेंट को जमा कराना है एम्प्लॉयर को, गवर्नमेंट के पास तो पैसा चला गया। और विदाउट इंटरेस्ट, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट हाँ, आईटीआर फाइल कर दोगे, वहां पे रिफंड बनता है, वहां पे गवर्नमेंट डिले कर रही है, वहां तो रिफंड बन जाएगा, वहां पे रिफंड के टाइम पे आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने जो ये एडवांस में टीडीएस गवर्नमेंट को दे दिया, क्या इसका रिफंड मिलेगा, क्या इसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको, नहीं। सो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट फ्री मनी अमाउंट एक तरीके से मिल गया, जहां पे गवर्नमेंट को ना ही कोई इंटरेस्ट देना है और पूरा का पूरा टीडीएस जो है वो यूज कर सकते हैं पूरे साल। अप्रैल का पैसा कब तक यूज कर सकते हैं, अगले साल मार्च तक तो यूज कर ही सकते हैं ना, उसके बाद ही तो आईटीआर के फॉर्म्स आएंगे, तो इतने लंबे टाइम तक गवर्नमेंट उस पैसे का यूज कर सकती है। एक ऑब्जेक्टिव तो ये हुआ। वैसे इसको मैं सेकंड ऑब्जेक्टिव बोलूं तो ज्यादा बेटर है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, टीडीएस तो चलो कितना, मान लो 10% तो प्रोफेशनल वाले केस में है, सैलरी वाले केस में स्लैब रेट से कटता है टीडीएस, 2%, 5%, हर सेक्शन के अलग अलग रेट्स होते हैं। गवर्नमेंट को आपको वहां से टैक्स कलेक्ट नहीं करना, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव वहां से आपका टैक्स कलेक्ट करना नहीं है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी इनकम कितनी है ये पता चल जाए। ये कैसे पता चलेगा, जिस एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस काटा वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा, कौन सी टीडीएस वाली रिटर्न जब फाइल करेगा वो, तो उस टीडीएस की रिटर्न में शो करेगा कि भाई मिस्टर एक्स का मैंने टीडीएस काटा कितना, मिस्टर एक्स का मैंने टीडीएस काटा है 5,000 रुपए, ठीक है, और उसकी इनकम कितनी है, मैंने 5,000 का टीडीएस काटा है और उसकी इनकम कितनी है, सपोज 5 लाख या 6 लाख उसकी, वैसे 6 लाख के ऊपर ज़्यादा आएगा टैक्स, इतना नहीं आएगा, 6 लाख उसकी इनकम है, उसके ऊपर 5,000 मैंने टीडीएस काटा है। या फिर इसके दूसरा एग्जांपल ले लो कि मैंने आपको वही प्रोफेशनल वाला पे किया, आपसे मैंने अपनी वेबसाइट डेवलप करवाई, आपको मुझे 1 लाख रुपए पे करने थे, 1 लाख रुपए का जो है टीडीएस मैंने क्या करा, 10,000 रुपये का टीडीएस काटा, 90,000 आपके पास पे कर दिया। तो क्या गवर्नमेंट को आपका 10,000 रुपये तो मिल गया,
वो गवर्नमेंट पूरे साल यूज करेगी? वो तो करेगी ही करेगी। साथ में गवर्नमेंट को ये भी पता चल गया कि आपके पास 1 लाख रुपए आए हैं, जो कि आपके फॉर्म 26A में गवर्नमेंट खुद बोल रही है। फॉर्म 26A में आपका दिख जाएगा 10,000 का टीडीएस कटाए। 10,000 का टीडीएस तो दिखेगा ही दिखेगा। 1 लाख रुपए की जो इनकम हुई है ना आपकी, वो भी आपके फॉर्म 26A में दिखेगी। गवर्नमेंट के आप ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो? एक तो आपकी इनकम पता चल गई, दूसरा आपको टैक्स फ्री अमाउंट गवर्नमेंट को मिल गया जिसको वो पूरे साल यूज करेगी। समझिए टीडीएस का ऑब्जेक्टिव क्या है। गवर्नमेंट के तो दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू आ गए भाई। ठीक है जी, टीडीएस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। टीडीएस क्यों इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, वो भी आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट आता है टीडीएस के रेट्स क्या होते हैं, किस रेट से कटता है। मैंने आपको पहले बताया डिफरेंट सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के अंदर अलग अलग तरीके से जो है टीडीएस का रेट जो है डिडक्ट होता है। बट रेट पे जाने से पहले ये हमारा एक सेकेंड, ये हमारा जो है रेट को भी डिस्कस करेंगे। ये रेट का चार्ट है जो कि डिपार्टमेंट ने दिया है। डिपार्टमेंट के रेट चार्ट से नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको अपना रेट चार्ट दे दूंगा, नीचे रिसोर्सेज से आप उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको थ्रेशोल्ड लिमिट भी मिल जाएगी, रेट्स भी मिल जाएंगे, और एक नया सेक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। वो भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा वो सेक्शन कौन सा है। टीडीएस रेट को एक सेकंड होल्ड करते हैं। क्वेश्चन आता है टीडीएस पे कैसे करें। देखो टीडीएस पे करना बहुत आसान है, ऑनलाइन ही पे होता है आजकल तो। कहाँ वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ बैंक में चालान जमा कराने जाओगे। आजकल तो डेबिट कार्ड से भी जो है टीडीएस आप पे कर सकते हो। मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कैसे आप कर सकते हो। ये देखो यहीं पे वैसे दिया हुआ है, वरना आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाओ, एनएसडीएल चालान गूगल पर डालोगे आपका आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपको दिया है। सो ई पे टैक्स पर जाते हैं हम, और ये प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर लो सिंपली, और आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे पहुंचोगे। हमको नोटिफिकेशन इन्होंने क्या दी है कि भाई आप जो है दूसरी साइट पे जा रहे हो, तो उसके लिए इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आप एक्सटर्नल साइट पर जाना चाहते हो। सो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, हम एक्सटर्नल साइट पर जाना चाहते हैं, हम अपना टीडीएस पे करना चाहते हैं। एनएसडीएल की वेबसाइट होती है, देखो ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए एनएसडीएल की वेबसाइट है, आप गूगल पे भी डालोगे एनएसडीएल चालान, एनएसडीएल टैक्स पेमेंट, आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे इजीली। ठीक है जी, ओके। चालान कौन सा पे होता है टीडीएस के लिए? चालान नंबर 281, ध्यान रखो। ठीक है जी, चालान नंबर 281। चालान तो काफी सारे होते हैं, देखो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए अलग है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए अलग अलग चालान बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। सो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा नॉर्मल टीडीएस होता है ना, नॉर्मल टीडीएस के लिए कौन सा चालान यूज होता है? चालान नंबर 281, जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, चालान नंबर 281। ठीक है जी, चालान नंबर 281 में क्या क्या डिटेल भरनी होती है मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं जल्दी से। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या डालना है, सबसे पहले आपको यहां पर टैक्स एप्लीकेबल यानी टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी किससे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, यानी डिडक्टर। यहां पर अगर आप कंपनी है तो आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नॉन कंपनी है तो नॉन कंपनी सेलेक्ट करेंगे। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब आप कॉर्पोरेट हैं तो आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे, आप प्रोप्राइटर हैं तो उस केस में आप क्या सेलेक्ट करेंगे? नॉन कंपनी डिडक्टीज। दो टाइप में यहां पर जो है डिवाइड किया हुआ है चालान, जो है आप इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ पेमेंट। किस टाइप की पेमेंट है? दो टाइप की पेमेंट यहां पर है, एक कोड 200 है, एक का कोड 400 है। 200 जो होता है टैक्स पेबल बाय टैक्स पेयर। नाउ अगर आप नॉर्मली अपनी टीडीएस की पेमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मली चालान कौन सा है? 281 चालान है, तो आपको 200 वाले में पे करना होता है। 200 जो होता है नॉर्मल जो आप टैक्स पे करते हैं वो। ना रेगुलर असेसमेंट क्या होता है? जब डिपार्टमेंट आपकी स्क्रूटनी करता है, डिपार्टमेंट आपके टीडीएस की स्क्रूटनी करता है, चेक करता है, डिपार्टमेंट कोई डिमांड रेज करता है, वहां पर आप कोई अपना चालान क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर आपको रेगुलर असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो करना होता है। तो ये ध्यान रखना, रेगुलर असेसमेंट तभी करना है जब डिपार्टमेंट ने कोई स्क्रूटनी का केस वगैरह कुछ लगा हुआ है। नॉर्मल केसेस में कौन सा वाला 200 कोड होता है? टीडीएस टीसीएस पेबल बाय टैक्स पेयर, आपको वो सेलेक्ट करना होता है। नीचे आ जाओ, नेचर ऑफ पेमेंट में आपको क्या डालना होता है मैं बता देता हूं। मैंने आपको बताया ना डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, अभी ग्रेजुअली हम सारे सेक्शंस को समझेंगे कि हर सेक्शन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, किस सेक्शन के अंदर क्या रेट डिफाइन किया हुआ है, सारी चीजें समझेंगे हम। यहां पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है कि किस सेक्शन के अंदर आपकी टीडीएस की पेमेंट हो रही है। तो डिफरेंट सेक्शन दिए, 193, 194, 195 और 4A, 4B, 4E, 194, 6, ये टीसीएस के सेक्शन भी है यहाँ पर 92, 94। अब यहाँ पर एक चीज़ है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ पहले ही। यहाँ पर ना इन्होंने 92 भी दिया हुआ है, 92A, 92B, 94A, 94B, 94C, बट अब यहाँ पर एरर है थोड़ी सी, क्योंकि जो एक्चुअल सेक्शन है ना वो 192A है, तो यहाँ पर 1 जो है वो या तो शायद दिख नहीं रहा स्क्रीन में, वैसे मैंने दूसरी स्क्रीन में भी ट्राई करा, मेरे को किसी में नहीं दिखता, आप भी चेक कर लेना, बट इसका मतलब 192
ए होता है, ये 192 बी है, 192 ए है, 194 बी एंड 194 सी जो होता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है। तो इसी तरह ये 94 डी है, बस मतलब है तो ठीक, कोई गलती नहीं होगी, बट वो पोर्टल में इस तरीके से इन्होंने जो है वो दिया हुआ है, ये इसको आपको 194 कंसीडर करना है, यानी इसके आगे 1 लगा लेना आप, ठीक है। 94E तो दूसरा सेक्शन होता है, उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। सो ये 194 के सारे यहाँ पर सेक्शंस होते हैं, तो जो भी एप्लीकेबल सेक्शन है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, मान लो आपने 2 सेक्शंस में टीडीएस डिडक्ट किया है, आपने 194C में भी किया है, आपने 194J में भी किया है। 194J प्रोफेशनल, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 194J जब आप किसी की प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस लेते हैं तो 194J के अंदर टीडीएस डिडक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की सर्विस होती है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की सर्विस आप ले रहे हो, तब आप टीडीएस डिडक्ट करोगे 194C के अंदर, सॉरी। सो आपके केस में दोनों ही चीज़ें आती हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट की भी पेमेंट कर रहे हो, आप जो है उसके 194J वाली पेमेंट भी कर रहे हो, प्रोफेशनल टेक्निकल वाली। तो क्या आप एक चालान में आपका काम हो जाएगा? आंसर इज नो, आपको 2 चालान बनाने पड़ेंगे। 194J का चालान अलग बनेगा और हमारा जो ये वाला सेक्शन है 194C कॉन्ट्रैक्ट, उसका चालान अलग बनेगा। सो लेट्स सपोज पहले मैं बनाऊंगा 194C का, एक सेकंड रुको, 194C मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, मैंने बताया था आपको डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हो। सो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके, लेकिन डेबिट कार्ड सारे डेबिट कार्ड नहीं कर पाओगे आप, लिमिटेड ही है डेबिट कार्ड का जो एक्सेस दिया हुआ है। खाली ये जो सेलेक्टेड बैंक्स है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये 5-6 बैंक इन्होंने दिए हुए हैं खाली डेबिट कार्ड से जब आप पेमेंट कर रहे हैं। नेट बैंकिंग से कोई दिक्कत नहीं है, नेट बैंकिंग से आप सारी बहुत सारे बैंक्स दिए हैं, सो नेट बैंकिंग से आप किसी भी बैंक से कर सकते हो। नेट बैंकिंग में तो बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। नेट बैंकिंग से करो, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है मेरी तरफ से, तो बाकी आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, 10 नंबर बिल्कुल करेक्ट डालना है, यू मस्ट हैव अ 10 नंबर। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए और टीडीएस पे करने के लिए आपके पास 10 नंबर होना मैंडेटरी होता है। सो 10 नंबर सेपरेटली अप्लाई किया जाता है, उसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं होती है, आप ऑनलाइन जा करके 10 अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है, सो जो भी एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर है वो सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होती है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए। और गलतियाँ क्या होती है, मेरे को पता है क्या गलती होती है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था ना 5 साल 6 साल पहले, हम भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज होते थे। अभी चल रहा है मंथ, लेट सपोज अभी हमारा अप्रैल 2021 चल रहा है, अप्रैल 2021 चल रहा है। मुझे आंसर चाहिए कि यहाँ पर मैं कौन सा असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करूँ, और मैं आपको अब एक्चुअल पूछ रहा हूँ। अप्रैल 2021 का मुझे टीडीएस जमा कराना है, आज डेट है 5 मई, लो आपको बिल्कुल केस मैंने बता दिया, 5 मई 2021 है, अप्रैल 21 का मुझे अपना टीडीएस डिपॉजिट कराना है। सेक्शन 194C मैंने ऊपर सेलेक्ट कर लिया है, मुझे असेसमेंट ईयर बता दो, कौन सा असेसमेंट ईयर मैं सेलेक्ट करूंगा, बताइए। 21 एंड 22 कर लूँ, 21 एंड 22 असेसमेंट ईयर कर लूँ, कैसी बातें कर रहे हो? 21 एंड 20 असेसमेंट ईयर तो हमने अपनी पहली क्लास में समझ लिया था। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जो आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है उससे नेक्स्ट ईयर आपका असेसमेंट ईयर होता है, जिस ईयर में आपकी इनकम असेस की जाती है। तो ये जो टीडीएस हम जमा करा रहे हैं, क्या ये टीडीएस 21-22 का है? अरे नहीं, 21 एंड 22 तो हमारा प्रीवियस ईयर है, क्योंकि अप्रैल की बात हो रही है। सो अप्रैल 21 जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर 21 और 22 में पड़ेगा। यहां पर तो हमसे इसने क्या पूछा? असेसमेंट ईयर पूछा है। असेसमेंट ईयर 22 एंड 23। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सेलेक्ट करना है ये वाला, जब मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 2021 की, तब हमको असेसमेंट ईयर 22 एंड 23 सेलेक्ट करना है। लेकिन मान लीजिए मैं लेट लतीफ आदमी हूं और मैंने अभी मार्च का भी टीडीएस पे नहीं करा, ऑब्वियसली मेरे ऊपर इंटरेस्ट वगैरह तो लगेगा, क्योंकि मैं लेट पेमेंट कर रहा हूं। क्योंकि मार्च की ड्यू डेट क्या होती है? 7 अप्रैल, तो अभी तो मई आ गया, मैं लेट पेमेंट कर रहा हूं, बट ठीक है, इंटरेस्ट भी हम पे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्च 2021 की पेमेंट कर रहा हूं मैं 5 मई तक, आज 5 मई है, 5 मई 2021 को। आंसर दो। इंटरेस्ट तो मैं पे करूंगा, इंटरेस्ट की बात रखो साइड में, लेट पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट मैं पे कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर मुझे चाहिए असेसमेंट ईयर में कौन सा सेलेक्ट करूं? बात हो रही है मार्च 2021 की। मार्च 2021 कौन से प्रीवियस ईयर में पड़ेगा? प्रीवियस ईयर 20 एंड 21, क्योंकि अभी मार्च खत्म नहीं हुआ, 2021 प्रीवियस ईयर है, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 21 एंड 22। यानी मार्च के लिए मेरा असेसमेंट ईयर ये होगा, अप्रैल के लिए मेरा असेसमेंट ईयर ये होगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने जब स्टार्ट किया था, जब हमारी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग्स चलती थी, तब हम यहाँ पर कंफ्यूज हुआ करते थे। सो आपको भी बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए इन पॉइंट्स में, और यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चालान बनाने के बाद फिर जब आप रिटर्न फाइल करोगे, वहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है अगर आप यहाँ पर कोई भी एरर करते हो तो।
ठीक है सर, हमको क्लियर हो गया असेसमेंट ईयर। अभी हम अप्रैल की बात कर रहे हैं तो 22 एंड 23 असेसमेंट ईयर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, 10 नंबर हमने डाल दिया, आपको एड्रेस डालना है उसके बाद में। अब एड्रेस तो मैं क्या ही डालूं, खैर अभी बाकी डिटेल डाल के कैप्चे कोड डाल के आप प्रोसीड कर दोगे। नेक्स्ट विंडो में आपकी सारी डिटेल दिखा देगा, आपका नेम दिखा देगा, जो पैन कार्ड के ऊपर नेम होता है वो दिखाता है, पूरा नहीं दिखाता, थोड़ा सा हाइड करके दिखाएगा वो, लेकिन पता चल जाता है कि पैन नंबर क्या है। उसके बाद में आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट गेटवे पर जा करके नेट बैंकिंग से आप सिंपली पे कर सकते हो। डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के पे कर सकते हो। इस तरीके से आप चालान पे कर सकते हो अपना TDS का। ठीक है, TDS का चालान पे करना सीख गए, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ थोड़ी है, आजकल सारी चीज़ ऑनलाइन है, 100% ऑनलाइन हो चुका है, आपको घर से बाहर पैर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकम टैक्स या TDS की बात करनी है, असेसमेंट वगैरह लग गई, स्क्रूटनी वगैरह लग गई, वो बात अलग है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपको अपने डेस्क से उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आपने चालान पे कर दिया, आप देखो डेबिट कार्ड से भी पे हो गया। चलिए, चालान आप बनाना सीख गए, TDS का चालान कौन सा होता है, 281। ठीक है जी, आ जाओ जी, चालान बनाना सीख गए। अब चलते हैं दोबारा से अपनी TDS वाले पॉइंट पे आते हैं, और आपको अब मैं एक एक करके दिखाता हूं जो सेक्शंस हैं। देखिए ये सेक्शंस थे, ये सारे सेक्शन है। अब इसमें से एक एक सेक्शन को लेते हुए चलते हैं और एक एक सेक्शन को एनालाइज करते हैं, समझते हैं किस सेक्शन में कितना TDS का रेट होता है, किसको काटना होता है, किस सिचुएशन में कटेगा, किस सिचुएशन में नहीं कटेगा, किसका कटेगा, कितना कटेगा। तो सारी TDS से कटने काटने वाली बातें जो हैं वो यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको ये रेट चार्ट तो नहीं समझाऊंगा, रेट चार्ट तो देखो ब्रीफ ये तो समरी हो जाती है, इससे समझाऊंगा मैं 5 मिनट में आपको पूरे रेट चार्ट समझा दूंगा, TDS के रेट्स क्या है, कोई फायदा नहीं है ना उसका, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो मैं एक एक सेक्शन वाइज आपको डिस्कस करूंगा कि भाई 194C डिस्कस करेंगे, 194J डिस्कस करेंगे, 194H डिस्कस करेंगे, 192 डिस्कस करेंगे, 192 में क्या है, ऐसे जो सेक्शन वाइज TDS के जो सेक्शन होते हैं ना वो डिस्कस करेंगे। साथ के साथ TCS का भी डिस्कस कर लेंगे। अब TCS क्या होता है, देखो TCS भी साथ के साथ आप समझ लो, जब बात TDS की हुई है तो साथ के साथ TCS भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी TDS में क्या होता है, टैक्स डिडक्ट होता है। कौन टैक्स डिडक्ट करेगा, जिसको पेमेंट करनी है। पॉइंट को ध्यान से समझो, TDS में मैंने आपसे वेबसाइट की सर्विसेज ली, मैंने आपसे वेबसाइट बनवाई और मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो मैं आपका 194J के अंदर एज अ प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस वाला जो सेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग आपका TDS डिडक्ट करूंगा। ये कंसेप्ट बोलता है हमारा TDS का, जहां पर जो पर्सन पे कर रहा होता है वो टैक्स को डिडक्ट करता है। नाउ व्हाट इज दिस TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का मतलब यह होता है कि जो पर्सन इनकम रिसीव कर रहा है, पॉइंट को ध्यान से समझो, जो पर्सन इनकम रिसीव कर रहा है वो अपनी इनकम के साथ साथ गवर्नमेंट का टैक्स भी कलेक्ट कर ले। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। देखो एग्जांपल वैसे ये वाला फिट नहीं बैठेगा क्योंकि इस सिचुएशन में TCS की भी स्पेसिफिक सिचुएशन होती हैं। जैसे अभी TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स आपने पढ़ा होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स क्या होता है, कब लगता है, 206C1H वो उसका सेक्शन होता है, ध्यान रखना, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। सो मान लीजिए उसी को मैं आपको उसी का एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं। सो 206C1H क्या बोलता है कि सेल्स ऑफ गुड्स, अगर आप सेल करते हो तो सेल के साथ साथ आपको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई एक्स अमाउंट की सेल करी, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की सेल करी। एक सेकेंड यहां पे आओ, मैं आपको अब TDS तो हमने समझ लिया, TDS के बाद आपको मैं TCS का कंसेप्ट भी साथ के साथ समझा देता हूं। TDS तो हम समझ चुके हैं जी भाई, व्हाट इज दिस TDS। अब TCS क्या होता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या करा, सेल करा किसको, मिस्टर वाई को। क्लियर है, इसने सेल करा मिस्टर वाई को कितने रुपए का माल, मान लीजिए 1 करोड़ का, 1 करोड़ की सेल करी गवर्नमेंट। अब देखो अगर हम TDS का कंसेप्ट समझे तो TDS में गवर्नमेंट बोलती है जो बायर है, ये हमारा सेलर हो गया, राइट, ये हमारा बायर हो गया, राइट। तो TDS वाले कंसेप्ट में गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बायर जब आप 1 करोड़ रुपए पे करो ना, जब आप 1 करोड़ रुपए पे करो ना तो इसका कुछ परसेंटेज, अभी मैं आपको परसेंटेज नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो जाओगे खामखा, तो इसका कुछ परसेंटेज डिडक्ट कर लेना, इसका कुछ परसेंटेज डिडक्ट कर लेना। कितना, मान लो 1 करोड़, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अभी खाली आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। 1 करोड़ रुपए डिडक्ट कर लेना, 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को पे कर देना एज अ क्या बोलो, TDS। और बैलेंस जो बचा, 1 करोड़ की तो सेल ही करी और 1 करोड़ रुपए पे करवा दिए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो है वो डिडक्ट करके, एक सेकेंड रुको, इसको कर देते हैं 1 लाख। ठीक है,
1 लाख रुपए डिडक्ट करो और बाकी जो आपका कितना बचा, 99 लाख बचा, 99 लाख आप किसको पे कर दो, सेलर को पे कर दो। सिंपल, ये कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, अभी हम समझ के आए। टीडीएस का कंसेप्ट हो गया, बायर ने टीडीएस डिडक्ट किया। टीसीएस के कंसेप्ट के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है टीसीएस के लिए इसका जस्ट उल्टा कर दो। बायर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खत्म कर रहे हैं, बायर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खत्म कर दी। ये जो 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगा ना, हम इससे बोलते हैं 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप कलेक्ट कर लो। परसेंटेज मैं नहीं बता रहा, देखो परसेंटेज कैलकुलेशन में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सेपरेटली बता दूंगा कैलकुलेशन कैसे करनी है। अभी कंसेप्ट समझो। गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट की सैलरी के पास कि आप 1 करोड़ रुपए तो कलेक्ट करोगे, आप ना 1 लाख रुपए और कलेक्ट कर लो। 1 लाख रुपए और कलेक्ट कर लो, किस चीज के, गवर्नमेंट ने बोला टीसीएस के, टीडीएस के नहीं, टीसीएस के 1 लाख रुपए और कलेक्ट करो और 1 करोड़ तो आप अपने पास रख लो, 1 करोड़ आप अपने पास रख लो, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दो, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दो। अब यहां पर क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इसने तो भाई 1 करोड़ 1 लाख रुपए पे करा, इसने माल कितने का खरीदा, 1 लाख रुपए का माल खरीदा, पे कर रहा है वो कितना, 1 करोड़ 1 लाख रुपए। तो हमने जैसा टीडीएस में पढ़ा था क्या, कि टीडीएस का क्रेडिट आपको मिल जाता है, फॉर्म 26A में आपका आ जाएगा, आईटीआर फाइलिंग करते टाइम आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से जो आपने टीसीएस पे किया है, बायर आप टेंशन मत लो, जो आपने टीसीएस पे किया है ना 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का आपने टीसीएस पे करा एक्स्ट्रा, उसका आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट कहाँ मिल जाएगा, फॉर्म 26A में आ जाएगा, जहां से आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे वहां पर आप उसको क्लेम कर सकते हो। कंसेप्ट समझे टीसीएस का। सो जस्ट उसका उल्टा कंसेप्ट होता है, जैसा टीडीएस है उससे उल्टा कंसेप्ट होता है हमारा टीसीएस का। नाउ अच्छा, अब इसके साथ साथ एक चीज और आती है, थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं हम, प्रैक्टिकल समझते हैं। प्रैक्टिकल आपको एक चीज समझाता हूं मैं। मान लीजिए आपने सेल्स का इनवॉइस काटा, 10 लाख रुपए की सेल, या अपना एग्जांपल ले लेते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, जो वेबसाइट डेवलप करवाई मैंने आपसे वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस ली, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस, मान लो 194J के अंदर आपने मुझे सर्विस दी और मुझे 194J, इसको भी हम डिस्कस करेंगे वैसे डिटेल में, 10% टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई। बात समझ में आई। अब 10 लाख रुपए आपने मेरे से चार्ज किए, सो 10 लाख रुपए आपने चार्ज किए, यहाँ पे जीएसटी भी तो लगेगा 10 लाख के ऊपर, कितना, 18% सर्विसेज के ऊपर क्या रेट चलता है, 18%, 18, 10 लाख का कितना होगा, 1,80,000 होगा, ठीक है, 11,80,000, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका 10 लाख की आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी, 1,80,000 आपका जीएसटी होगा उसके ऊपर। टोटल इनवॉइस कितने का होगा भाई, ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू होगी ना, टैक्सेबल वैल्यू पड़ा था, जीएसटी वाली टैक्सेबल वैल्यू, ये उसके ऊपर हमने जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी सारा मिला करके जीएसटी हमारा इतना आ गया, ये हमारी इनवॉइस वैल्यू आ गई, राइट। कोई दिक्कत, आ जाओ जी 194J, मुझे काटना है टीडीएस। आंसर दे दो, आंसर किस वैल्यू के ऊपर मैं काटूंगा, क्या मैं 10 लाख के ऊपर टीडीएस काटूं, क्या मैं 11,80,000 के ऊपर टीडीएस काटूं। सो यहां पर डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है, डिपार्टमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया है कि भाई सर्विसेज के केस में, ये सर्विस वाला केस है ना, सो सर्विसेज के केस में आप जब टीडीएस काटोगे ना, आप जब टीडीएस काटोगे तो एक्सक्लूडिंग क्या बोलो, क्या, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी के ऊपर आप कोई भी टीडीएस नहीं काटोगे। और आपको टीडीएस कितने के ऊपर काटना है, सो इस केस में मैं कितने के ऊपर टीडीएस काटूंगा, बोलो आंसर दो, 10 लाख के ऊपर काटूंगा ना बाबू, 10 लाख के ऊपर कितना परसेंट काटूंगा, 10 लाख के ऊपर 10% काटूंगा, कितना हो गया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का टीडीएस कटेगा, मैं पेमेंट कितनी करूंगा, आंसर दो। टीडीएस मैंने 1 लाख रुपए का काटा, मेरे को बैंक में एनईएफटी करनी है, तुमने मेरी वेबसाइट बनाई ना, पेमेंट तो लोगे, कितनी पेमेंट करूं बताओ मेरे को, 11,80,000 का तुम्हारा बिल था, राइट, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1 लाख रुपए, क्या है ये, 1 लाख रुपए का टीडीएस कटेगा ना बाबू, तो आपको कितना मिलेगा, 10,80,000, 10,80,000 की मैं आपको पेमेंट करूंगा। अब तुम रोगे नहीं बैठ के, बोलोगे 1 लाख रुपए तुमने मेरे का काट दिया, आप क्या करूं मैं, तो तुम रोगाओ मत, अगले साल जब आईटीआर फाइल करोगे वहां पर आपको इसका क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा 1 लाख रुपए का। चलो ये बात समझ में आ गई। साथ के साथ लगे हाथ अकाउंटिंग एंट्री भी मार लेते हैं, क्यों, इसी की, मान लीजिए, और किसकी बुक्स में, मैं आप दोनों की बुक्स में मार के दिखा देता हूँ। इतनी टेंशन क्यों लेते हो तुम, टेंशन क्यों लेते हो, सीखने ही तो आए हो ना, कहाँ जाओगे, भक्के जाओगे कहाँ, आओ
पेमेंट तो कर ही दिया वैसे भी। आओ, विवेक की बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं और ये योर्स बुक। अब यहाँ पे आप अपना अपना नाम लिख लेना, ABCDXYZ, जो भी आपका नेम हो, ये आपकी बुक में एंट्री होगी, ये मेरी बुक में एंट्री होगी। मैंने आपसे एक वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस ली है, सो मैं एक तरीके से वेबसाइट एक्सपेंस डाल सकता हूँ। वेबसाइट एक्सपेंस कितने के हुए मेरे? 10 लाख रुपए के मेरे वेबसाइट एक्सपेंस हो गए। ठीक है, 10 लाख रुपए के मेरे एक खर्चे थे, ये रहा, देखो ऊपर दिखा देता हूँ, 10 लाख रुपए का मेरा वेबसाइट का खर्चा था। अब 1,80,000 का मेरा क्या है, 1,80,000 का मुझे इनपुट मिलेगा ना बाबू। आपने मुझे सेल की है, कुछ सर्विस आपने मुझे दी है, तो मेरे को सर्विस का इनपुट मिलेगा। जीएसटी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप सर्विस का भी ले सकते हो, गुड्स का भी ले सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट एक्सपेंस डेबिट 10 लाख रुपए, और क्या डेबिट करूंगा मैं, बोलो? वेबसाइट एक्सपेंस के बाद में क्या डेबिट करूंगा? इनपुट जीएसटी। अब ये जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी रिस्पेक्टिवली जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज आईजीएसटी था, आप दूसरे स्टेट में थे, मैं दूसरे स्टेट में था, आईजीएसटी का इनपुट हमको मिल गया। कितने का इनपुट मिलेगा मुझे, आंसर दो। कितना जीएसटी लगा? 18% ना, 1,80,000 ना, राइट, 180 का मुझे इनपुट मिल गया। टू योर्स अकाउंट, टू YOURS, यूअर्स अकाउंट। आपको कितना पे करना है मेरे को? आपको मैंने कितना पे करा आपके अकाउंट में? 10,80,000 मैंने आपको पे करा, तो टू यूअर्स अकाउंट में कितना आ गया? 10,80,000। कोई दिक्कत नहीं। बाकी का कहाँ गया होगा, बोलो? TDS पेबल। अरे TDS पेबल सेक्शन लिख दो आगे, कौन से सेक्शन का? TDS पेबल 194J का। कितना? 1 लाख रुपीज़। एंट्री मैच कर लो जी, 11,80,000 और 11,80,000। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। इसको फाइनलाइज करना है, एंट्री को फाइनलाइज कर लेते हैं। यूअर्स अकाउंट से कहाँ चला जाएगा? यूअर्स अकाउंट, TDS पेबल, डेबिट टू बैंक। क्या वैसे बैंक से ही होती है, कैश तो कौन पे करता है। तो योर अकाउंट कितना? 10,80,000, 1 लाख, बोलो? 11,80,000, बोलो जी। कोई दिक्कत? क्लोज होगी आपकी बुक्स मेरे अकाउंट्स में, आपके अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा, सारा मेरा क्लियर हो गया बैलेंस। अब आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री मारोगे, बताओ? आपने क्या की? आपके लिए तो वो सेल ऑफ सर्विस होगी ना, आपके लिए तो एक तरीके से सेल्स है। और मैं कौन हूं आपके लिए? मैं एक डेटर हूं आपके लिए, मेरे से आपको पैसा लेना है। तो बताइए आप क्या एंट्री मारेंगे? आप मेरे को डेबिट करेंगे, बिकॉज मैं आपकी बुक्स में डेटर होऊंगा। सो आपने विवेक मेरे को डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट करोगे? मेरे से कितना पैसा लेना है आपको, आंसर दो मेरे को। कितने का बिल बना के भेजा आपने? 11,80,000 का। तो 11,80,000 रुपये आपको मेरे से लेने हैं, राइट? टू सेल कितने की करी? सेल ऑफ सर्विस लिख लो, वैसे मैं सेल लिख ले रहा हूँ, सेल ऑफ सर्विस समझ लो आप। सेल कितने की करी? 10 लाख रुपए की आपने सर्विस दी है मेरे को। एक सेकेंड, 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए की आपने सेल करी है। अच्छा जी, सेल्स के बाद में और क्या है? जीएसटी देना है गवर्नमेंट को, 18% जो चार्ज किया है। सो यहाँ पे आप आउटवर्ड या आउटपुट जीएसटी कुछ भी लिख सकते हो। आपका लिए भी आईजीएसटी होगा, ऑब्वियसली वो आपकी बुक्स में भी आईजीएसटी होगा। सो आउटवर्ड आईजीएसटी आपका 1,80,000 जो कि आपको पे करना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन अब ठीक है, आपने ये एंट्री मार दी, अब इसके बाद आपके पास पेमेंट आएगी, आपके पास इसकी पेमेंट आएगी, पेमेंट। सो आपके पास पेमेंट आएगी आपके बैंक अकाउंट में। कितनी आएगी बोलो मेरे को, आंसर दो। बैंक अकाउंट में। वैसे ये एडजस्टमेंट आप यहाँ भी कर सकते हो। मेरे को एंट्री मारने दो, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, अभी क्लियर कर देता हूँ मैं आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा हूँ। बैंक में मेरे कितना आएगा? 10,80,000 रुपये बैंक में आ गया, 10,80,000 रुपये, राइट। कोई दिक्कत नहीं। बैंक में आया 10,80,000 टू विवेक, और विवेक बोल रहा है कि आपका अकाउंट क्लियर हो गया। विवेक का अकाउंट क्लियर हो गया, 11,80,000। अब आप बैठ के रोओगे नहीं आपकी बुक्स में डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया? 1 लाख रुपए का आपकी बुक्स में डिफरेंस आ गया। तो 1 लाख रुपए का क्या है? 1 लाख रुपए का क्या है? TDS रिसीवेबल। TDS
टीडीएस रिसीवेबल कहाँ पर जाएगा बताओ मेरे को? ये आपकी बैलेंस शीट में जाकर के खड़ा हो जाएगा एज अ असेट, ये आपकी एक असेट बन जाएगा बैलेंस शीट में जाकर के। बैंक अकाउंट तो आपके बैंक में चला जाएगा, तो असेट्स ही होती है। विवेक अकाउंट क्लोज हो गया 11,80,000 और 11,80,000 रुपये यहाँ पर क्लोज हो गया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या है कि भाई टीडीएस रिसीवेबल आप यहाँ पर भी तो दिखा सकते हो, आप जो टीडीएस रिसीवेबल है वो यहाँ पर भी दिखा सकते हो। सो देखो यहाँ पर वैसे आप यहाँ दिखाओगे वो ज़्यादा बेटर है, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर मत दिखाओ, क्योंकि हो सकता है आपको बैंक से पैसा जो है वो बाद में मिले। सो आप टीडीएस जो आपका वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिखाने की जगह जो बेटर जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, आप टीडीएस रिसीवेबल यहाँ पर ही दिखाओ। कितना? 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर दिखाओ। और विवेक के अकाउंट को आप 11,80,000 की जगह कितना कर दो, 10,80,000। विवेक से आपको 10,80,000 लेना है और 1 लाख रुपए आपका टीडीएस रिसीवेबल के अंदर चला जाएगा। यहाँ से आप जो है अपना इसको हटा दो और बैंक में आ गया तो विवेक के अकाउंट को यहाँ पर आप कितना क्रेडिट कर दो, 10,80,000। देखिए पहला वाला ट्रीटमेंट करेक्ट क्यों नहीं था, आप इस पॉइंट को समझो, क्योंकि पहले वाले ट्रीटमेंट में हो सकता है एंट्री आपने मार दी, 31 तारीख को आपने सेल करी है, आपने 31 तारीख को ये वाली एंट्री मार दी है, ठीक है। पेमेंट आपको मिली है 2 दिन बाद यानी 2 अप्रैल को, और आपने अपनी बुक्स में टीसीएस रिसीवेबल कब दिखाया है, 2 तारीख को। लेकिन वो एक्चुअल में टीसीएस रिसीवेबल कितनी तारीख का है, 31 का है ना। आप अपनी बुक्स में उसको नेक्स्ट ईयर में दिखा रहे हो, इसलिए बाद में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखो करने को कर सकते हो बट वो करेक्ट मेथड नहीं है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का करेक्ट मेथड ये है, क्योंकि टीसीएस बोल रहा है तो मैं, टीडीएस की बात चलती है। टीडीएस भी आपका ड्यू कब हुआ है, 31 तारीख को। सो 31 को ही आपको यहाँ पर जो आप एंट्री मार रहे हो सेल्स की, वहीं पर आपको टीडीएस रिसीवेबल दिखाना है 1 लाख रुपए का। वहीं पर आपको विवेक के अकाउंट को कम कर देना है। वैसे तो आपने इनवॉइस बनाया था विवेक के अकाउंट के लिए कितना, 11,80,000 रुपए का, लेकिन 1 लाख रुपए का टीडीएस जो डिडक्ट होकर आपको पेमेंट मिलेगी। सो आप विवेक के अकाउंट को डेबिट करो 10,80,000 से, टीडीएस को डेबिट करो 1 लाख रुपए से। सेल्स आपकी 10 लाख रुपए की पूरी हुई है, आउटवर्ड जीएसटी आपको 1,80,000 रुपए देना होगा। ये आपको बैंक में पैसा मिल जाएगा। टीडीएस कहाँ एडजस्ट होगा, जब नेक्स्ट ईयर इनकम टैक्स पे करोगे, जब अगले साल इनकम टैक्स पे करोगे तो इनकम टैक्स की पेमेंट में ये एडजस्ट कर देना। सो जब आप इनकम टैक्स पे करोगे तब आप जो है उसको जो है एडजस्ट कर लोगे नेक्स्ट ईयर। सो गाइज ये मैंने आपको टीडीएस के बेसिक्स समझाए, टीडीएस का कॉन्सेप्ट समझाया, प्रैक्टिकल सिनेरियोज भी समझे हमने, कैसे प्रैक्टिकली आपको टीडीएस की एंट्री करनी होती है, बुक्स के अंदर कैसे एंट्री करोगे। अब ये एंट्री तो मैंने आपको एंट्री सिखा दी, आप चाहे इसको टैली में कर लो, चाहे बिजी में कर लो, चाहे जोहो में कर लो, किसी भी बुक्स में कर लो, वो तो खैर आपकी बुक्स के ऊपर, आपका एक्सेल में कर लो, कहीं भी कर लो। एंट्री बेसिकली आपकी ऐसी ही होगी। दोनों की बुक्स में मैंने समझा दिया। जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है वो भी डिडक्टर और डिडक्टी, डिडक्टर कौन होगा हमारे केस में, कौन टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, ही इज द डिडक्टर। जो पर्सन टैक्स डिडक्ट करता है उसको बोलते हैं डिडक्टर। जिसका टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको क्या बोला जाता है, डिडक्टी। सो ही इज डिडक्टी, यू आर डिडक्टी, ठीक है। सो ये टीडीएस का बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमने आप समझे। सो गाइस मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट सेक्शन वाइज समझेंगे अब कि डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं टीडीएस के उनको समझेंगे। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल के साथ साथ ना आपको लॉ के प्रोविजंस को भी ना ध्यान से समझना पड़ेगा भाई। देखो क्योंकि टीडीएस जो है ना, इनकम टैक्स में टीडीएस एक मेजर रोल प्ले करता है। किसी भी कंपनी में चले जाओ, टीडीएस का पता आपको होना ही होना चाहिए। आईटीआर फाइल कर लेते हो नहीं कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, टीडीएस तो पता होना ही होना चाहिए। रीजन बीइंग कि कोई सा भी बिल उठा लो, कोई सा भी बिल उठा लो, टीडीएस कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन का लग ही जाता है। और आपको नहीं पता तो आप एंट्री में दिक्कत करोगे, एंट्री वगैरह में दिक्कत करोगे, उसकी अकाउंटिंग में दिक्कत करोगे, तो ऑब्वियसली दिक्कत आ सकती है। सो टीडीएस के बेसिक मैंने आपको समझाए। कोई भी डाउट है Q&A सेक्शन में डाल दो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अच्छा, मिलेंगे अगले सेशन में और डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट सेक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे होती है। बेसिक टीडीएस की कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दी कि भाई आपको जीएसटी इग्नोर करना है, जो आपका इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू आई उसके ऊपर आपने अपना टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लिया। ये तो नॉर्मल बात होगी। 194J की 194C में भी आप ऐसे ही काटोगे और सेक्शंस में भी आप ऐसे ही काटोगे। एक चीज आती है, सैलरी के ऊपर टीडीएस कैसे कटेगा। सैलरी के ऊपर टीडीएस कैसे कटेगा, सेक्शन 192 होता है वैसे सैलरी का टीडीएस का जो होता है, सेक्शन नंबर 192
उसको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि सैलरी के ऊपर आपको टीडीएस कैसे काटना होता है। अपकमिंग सेशंस में उसको हम कवर करेंगे। वहाँ पर आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग करता है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। सो उस सेशन को भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए गाइस, आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।